देकर के स्वागत करें। आदरणीय अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले आदरणीय मनीष जायसवाल जी, कुंवर ध्रुव नारायण सिंह जी, सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुखगण, आदरणीय अनिल सिंह जी, अशोक मिश्रा जी, सभी सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्षगण, आदरणीय सुशील सिंह जी, पवन कशोदन जी, यशकांत सिंह जी, दादा विजय सेन सिंह जी, आप सबसे आग्रह है मंचासीन अपने अतिथियों से कि अपने माननीय मुख्य अतिथि जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। आदरणीय के सिंह जी, हरिद्वार मिश्रा जी, श्रीश जी, जटाशंकर शुक्ल जी, अनिल दुबे जी, आनंद कुंवर जी, राजेश पाल चौधरी जी, केडी चौधरी जी, आप माननीय मुख्य अतिथि जी को पुष्पगुच्छ देकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो लोग अभी स्वागत कर चुके हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग कृपया डी खाली करके अंदर चले जाएं, क्योंकि अभी प्रस्थान पर जिनको स्वागत करना है वो यहां आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग उधर चले जाएं। अब आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर कोई बातचीत नहीं, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आनंद कुंवर जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, एक स्मृति चिन्ह दे करके, राजेश पाल चौधरी जी जो विधानसभा के प्रभारी हैं और कुंवर जी जो संयोजक हैं, अब आप सबसे निवेदन है कि कृपया। तो मैं बस मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन होने वाला है। आप सबसे मेरा निवेदन है 2 मिनट के लिए शांति बना लीजिए। मैं चर्चा कर रहा था, मैं आज बस्ती की पुण्य भूमि पर, हरैया की पुण्य भूमि पर देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जिनके नेतृत्व में 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया। ऐसे हम लोगों के अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन आज बस्ती की पुण्य भूमि पर हुआ है। मैं आप सबकी तरफ से, बस्ती की सम्मानित जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था कि हरैया लगातार, हरैया का आशीर्वाद, हरैया के लोगों का आशीर्वाद, हरैया के गांव गरीब किसान मजदूर माताओं बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। और इस बार हमको और ज्यादा आशीर्वाद देना है, क्योंकि जो सपना पूरे दुनिया का था, जो सपना सनातन धर्म प्रेमियों का था, जो सपना हिंदुस्तान के हर नागरिक का था, वो सपना अगर किसी ने पूरा किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 500 वर्षों से ज्यादा समय से हमारे भगवान आराध्य श्री राम जी का जो जन्मभूमि था, वहां पर वो खुले आसमान के नीचे थे, वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण अगर किसी ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। वैसे तो हम सब भगवान राम की संतान है, लेकिन हम लोग बगल के हैं, हम लोग उनके घर के हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि और जितना आशीर्वाद हो सकता है हमको देना चाहिए। रही मेरी बात, तो मैंने जिस प्रकार मोदी जी का संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उस दिशा में हमारी सरकार ने केंद्र में भी काम किया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भी काम किया, और मैंने भी बगैर भेदभाव के, बगैर पक्षपात के जितना संभव था उतना लोगों के साथ मैंने प्रयास किया है। ये सही है कि थोड़ा सा मेरा वजन भी कम है, शरीर भी छोटी है, और थोड़ा झुक करके मैं चलता हूं, तो झुक करने में मैं माननीय मुखर्जी जी के सामने बोल रहा हूं। अरे झुक के कौन चलता है भैया? जिस आम पर जो पेड़ है, देख लीजिए, इकोलिप्टस का पेड़ है, एकदम टाइट है, लेकिन जहां आम
जिस पर फल आता है वही झुकता है, या जो कुछ समाज को दे सकता है वही झुक सकता है। इसलिए इसलिए इसको 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 इस रूप में लीजिए कि समाज पे कुछ दिया देने वाला व्यक्ति ही झुक करके चलता है। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि बड़े ईमानदारी से जितना अधिकतम परिश्रम हो सकता है बस्ती के विकास के लिए, मोदी और योगी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वो मैंने किया है। आगे भी मोदी जी का जो सपना है इस देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाना, इस देश को विकसित भारत बनाना, योगी जी का सपना है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, और मेरा भी सपना है अपने बस्ती को एक स्वच्छ सुंदर संपन्न बस्ती बनाना। बहुत सारे काम हुए हैं, कुछ काम बचे हैं, आने वाले समय में वो भी काम होंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का संकल्प लेकर के अब की बार 400 पार का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको पूरा करने के लिए बस्ती की सम्मानित जनता से मेरा निवेदन है, आप सब एक बार फिर कमल के फूल वाला बटन दबा करके ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएं, जिससे मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जा सके और बस्ती के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। यही निवेदन करते हुए पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। तो अब वो क्षण आ गया है जब हमको अपने माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने का दो विषय था, छूट गया है। एक तो हमारे बस्ती के कई बार एमएलसी रहे, जाने माने नाम है, बस्ती के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, ऐसे आदरणीय मनीष जायसवाल जी आज माननीय जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे रुधौली से और सल्टुआ के ब्लॉक प्रमुख रहे, ऐसे बड़े भाई आदरणीय अशोक मिश्रा जी भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ कई लोग ज्वाइन किए हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और एक निवेदन, माननीय जी आंध्र प्रदेश में एक सभा में गए थे और उस सभा में मंच से उतरते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम कमर में आई, इस नाते मैं माननीय जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर और बस्ती के ऊपर लगातार रहता है। मैंने निवेदन किया कि आप 1 घंटे के लिए मुझे समय दीजिए। ऐसी परिस्थिति में जबकि आज ही आपके चुनाव का अंतिम प्रचार है, आज आपका कार्यक्रम लगा था, उसको रिशेड्यूल करते हुए माननीय जी हमको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बोलिए, भारत माता की। यार आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए नहीं आप लोग। यहां से लेकर वहां तक मैं समझता हूं जितने लोग खड़े हैं, यदि भारत माता की जय का नारा लगता है, मैं समझता हूं कि एक भी जुबान चुप नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, भारत माता की। अब ये बात हुई, यह मामला जवाब। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्र, जिला प्रभारी डॉक्टर समीर सिंह, श्री सेतु नारायण जी राय लोकसभा प्रभारी, श्री इंजीनियर केडी चौधरी लोकसभा संयोजक, श्री अजय सिंह विधायक, श्री संजय चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री यशकांत सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी श्री अनिल सिंह जी, श्री सुनील सिंह जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनके साथ मैंने काम किया है, ऐसे श्री विजय सेन सिंह जी, राजकिशोर सिंह जी, श्री पवन प्रसादन जी, श्री दयाराम जी चौधरी पूर्व विधायक, श्री चंद्रप्रकाश जी शुक्ल, श्री रवि सोनकर जी, नाम बहुत है भाई, क्षमा करिएगा, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों,
जब मेरा कार्यक्रम यहां पर लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि पैर में चोट लगने के कारण शायद मैं सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने फैसला किया कि एक नौजवान नेता हरीश द्विवेदी के लिए जाना है, इसलिए मैंने इस कार्यक्रम में आने का फैसला किया। बहनों भाइयों, घर की मुर्गी साग बराबर होती है। मैं समझता हूं आपके लिए भी हरीश दुबे लगता होगा कि बस हरीश द्विवेदी बस वैसे ही हैं जैसे कि आप सभी लोग हैं वैसे ही। लेकिन हरीश द्विवेदी की सराहना मैं इसलिए करना चाहता हूं, भारत की संसद में चाहे क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी आवाज देना हो अथवा देश की समस्याओं को प्रभावी आवाज देना हो, तो आपके ही प्रतिनिधि हरीश द्विवेदी बराबर बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए मैं हरीश द्विवेदी के लिए आया। और दूसरा कारण यहां आने का यह है कि आप देख रहे होंगे 10 वर्षों से हम लोग यहां पर सरकार चला रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इसके पहले भी बहुत सरकारें उनको काम करते हुए आपने इस आजाद भारत में देखा है। लंबे समय तक किसी एक राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान में हुकूमत की है तो वह कांग्रेस पार्टी है। और 10 वर्षों से बीच में हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 वर्षों के लिए यहां पर प्रधानमंत्री थे। उनके शासनकाल में जो कुछ भी हुआ आप सबको अच्छी तरह जानकारी है। यदि हिंदुस्तान में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनने का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रारंभ किया था। और उसी काम को हम लोग इस समय आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी का यहां तक प्रश्न है, 10 वर्ष हो गए। बहनों भाइयों, कोई कह सकता है कि मोदी जी ने फला काम कर दिया, फला काम छूट गया। यह तो कोई भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हो उसके साथ यह हो सकता है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात यदि कोई गलत हो आप अखबार के पन्नों पर लिख देना। हमारी गलती होगी तो इसे मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति की है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। आपके क्षेत्र में बहुत सारे सेना के अधिकारी, सेना के जवान हैं। आपके जनपद में भी विदेशों में जाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में, उनसे पूछिएगा। आज के 10 साल पहले वह विदेशों में जाते थे, भारत के प्रति क्या धारणा विदेश में रहने वाले लोगों की थी। 25 वर्षों से विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बराबर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। 10 साल पहले वो हालात हमने देखे थे जब भारत के किसी नेता को बोलने का समय होता था तो दुनिया के बहुत सारे देश कहते थे भारत बोल रहा है, चलो चाय वगैरह लेने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मीटिंग में आएंगे। यानी भारत के बारे में यह धारणा थी। भारत एक कमजोर भारत माना जाता था, भारत एक गरीब भारत माना जाता था। लेकिन बहनों भाइयों, आपका सीना चौड़ा होना चाहिए। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। लंबे समय तक कांग्रेस ने यहां हुकूमत की है बराबर, चाहे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, हमारे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी भी बहुत ही थोड़े समय के लिए बने। जिन लोगों ने भी सरकार बनाई सबने यह दावा किया कि हमारी सरकार बन गई है, हम हिंदुस्तान से गरीबी को दूर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 52 वर्षों तक इन लोगों ने हुकूमत की है, भारत की कितनी गरीबी इन लोगों ने दूर की है? बहनों भाइयों, हमारा स्वभाव है, भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री यह संस्था होता है। चाहे वह किसी पार्टी का हो, सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो हकीकत है
उसको मैं आप सबके सामने में बयां करना चाहता हूं। भारत की गरीबी जिस हद तक समाप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, लेकिन आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद बहनों भाइयों, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नीति आयोग का आंकड़ा है, यह स्वायत्त संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का आंकड़ा है कि मोदी जी ने भारत की राजनीति में करिश्माई काम किया है। 7-8 वर्षों के अंदर ही भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, आप सब इतने सारे लोग खड़े हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। सामाजिक कल्याण की जितनी योजनाएं प्रारंभ हुई हैं हम लोगों के शासनकाल में, इसके पहले कभी नहीं हुई। और यदि कोई सामाजिक कल्याण की योजना लागू भी हुई तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। लेकिन आपने हमारे प्रधानमंत्री को देखा क्या करिश्मा किया, और इसलिए करिश्मा किया, उनको राजीव गांधी जी की बात याद थी। राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं 100 रुपया यहां के दिल्ली के बैंकों से भेजता हूं, बामुश्किल 14 रुपया 15 रुपया लोगों की जेब तक पहुंच पाता। बहनों भाइयों, किसी प्रधानमंत्री को, किसी शासक को लाचारी की भूमिका में उसे जनता नहीं देखना चाहती। इस चुनौती को सबसे पहले यदि किसी ने स्वीकार किया है इस आजाद भारत के इतिहास में, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और मुझे याद है सरकार बनने के बाद जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे और उनके साथ मैं भी गृह मंत्री के रूप में बैठा हुआ था। सारे अधिकारी बैठे थे। मैंने सीधे कान में पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्या है, इतने सब सारे लोगों के खाते खोलने के, और इतनी जल्दी खाते कैसे खुल जाएंगे, इसका लाभ क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, थोड़ी देर के बाद हम लोग बैठक समाप्त हो जाती है तो बैठेंगे, बात करेंगे। और बहनों भाइयों, करिश्मा हो गया। जनधन, आधार, मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति हमारे प्रधानमंत्री ने तैयार कर दी। आज दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भाषण देकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। आजाद भारत में सबने भाषण दिया है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। व्यवस्था में बदलाव लाकर, सिस्टम में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। और उस मामले में हमारी सरकार ने बहुत ही शानदार पहल की है, और यह मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है। आपको जानकारी है अथवा नहीं, मैं नहीं जानता, दुनिया के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं, दुनिया के देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, आज वह भी बड़े बड़े मंचों पर सीना ठोक कर कहते हैं 21वीं सदी दुनिया की यदि किसी की है, इस दुनिया में भारत की ही वह 21वीं सदी है। भारत का भविष्य उज्जवल है। इसलिए यह जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रत्याशी का उतना महत्व नहीं है। प्रत्याशी आवश्यक नहीं है बड़ा धर्मात्मा हो, प्रत्याशी के अंदर हर गुण हो, चाहे हम हो चाहे हरीश द्विवेदी हो। हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं बहनों भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। यह मैं आप सबों से करने के लिए आया। मनुष्य मनुष्य ही है, गलतियां उससे हो सकती हैं, लेकिन यहां देश का सवाल है। और यहां तो हमारे सेना में काम करने वाले जवानों की एक अच्छी खासी फहरिस्त, एक अच्छी खासी संख्या इस क्षेत्र में है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, इधर भी जो खड़े हैं सब सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया, दुनिया के 2 देश हैं, रूस और यूक्रेन। दोनों के बीच इस समय संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल चल रही हैं, रूस की तरफ से मिसाइल, बम, तोप, गोले, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं।
जब यह सिलसिला युद्ध का प्रारंभ हुआ तो हमारे भारत के लगभग 30,000 बच्चे 30,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे। कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में थे उनको इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का। रूस से चलकर कोई मिसाइल, बम, तोप जहां हमारे बच्चे रहते हैं वहां गिर गई तो हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उन लोगों को इस बात का विश्वास है कि इसका विश्वास था कि इसका समाधान यदि कोई दे सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दे सकते हैं। और मैं उस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी हूं, साथ बैठने वाला हूं। हमने देखा है मेरे बहनों भाई कि प्रधानमंत्री ने यह जानकारी प्राप्त होने के बाद, प्रतिनिधिमंडल के वहां से जाने के बाद चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। और बहनों भाइयों, मैं जानता हूं गांव के रहने वाला जो गरीब है, जिस पसीना बहाता है, जिनकी कम आमदनी है, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं। परिवार के लिए हम हो, आप हो, सब जीते हैं। लेकिन यहां देश की आवश्यकता होती है, वहां अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने की आवश्यकता होती है तो लोग इसे तैयार रहते हैं। क्या है हमारे भारत का इतिहास? चंद्रशेखर आजाद 26 साल की जवानी है। मां कहती थी बेटा शादी कर लो, लेकिन नहीं, आजादी हासिल करनी है। और कैसी स्वाभिमान की भावना थी। साधारण परिवार के चंद्रशेखर आजाद थे। बराबर माता पिता कहते रहे नौकरी करो, कमाओ, खाओ, कुछ करो। तो उन्होंने कहा था जब तक भारत माता के पैरों में गुलामी की बेड़ियां कटी पड़ी हुई हैं तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। कैसे स्वाभिमानी थे। इसी इलाहाबाद, आपके बगल में इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपनी रिवाल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को भूनते भूनते, अंग्रेजों को भूनते भूनते, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को नापाक न कर दे। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर बहनों भाइयों यह देश आजाद हुआ। अशफाकुल्लाह खां की यही कहानी है। देश में यदि हिंदुओं ने अपना योगदान दिया है तो भारत की आजादी के मुस्लिम समाज ने भी दिया। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर समाज को बांटकर हमने राजनीति की है, न हमारी पार्टी कभी करेगी। 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी शादी करो, शादी करो। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई। फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? तो उसने कहा, मेरी मां की अंतिम मुराद थी कि मैं शादी कर लूं, लेकिन भारत आजाद होना चाहिए, यह तड़पन मेरे अंदर थी, इसलिए मैंने शादी नहीं किया। लेकिन आज जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो, तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है और अपनी मुराद पूरी करने जा रहा है। तब भारत आजाद हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का यहां तक प्रश्न है। सपा, कुछ दिनों के बाद पूछेंगे सपा का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे बताएंगे समाप्त पार्टी।
और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, आप लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। 2014 में आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की साइकिल का चेन उतार दिया। 2017 में भी वो चेन नहीं चढ़ पाया, योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने दिया, साइकिल जहां थी वही थी। 2022 में भी यही हुआ। और बहनों भाइयों, आपको भी पक्का विश्वास होगा कि अब साइकिल पर चेन नहीं चढ़ने वाली है, अब उस पर जंग लग चुका है। और कांग्रेस की जहां तक हालत है, कांग्रेस की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ तो ताकत होनी चाहिए। दिनों दिन समाप्त होते जा रहे हैं, यह हालत हो गई है इन लोगों की। मुझे लगता है कि आज के 10 साल के बाद यदि बच्चों से लोग पूछेंगे कांग्रेस कौन थी, कांग्रेस जानते हो, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे सारी दुनिया से डायनासोर लुप्त हो गया है मेरे बहने भाइयों, मुझे लगता है कांग्रेस भी भारत की राजनीति से लुप्त होने जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपका भरपूर सहयोग चाहिए, आपका भरपूर संबल चाहिए। और यदि कांग्रेस के दोस्त कहीं पर मेरी बात सुन रहे हो तो उनसे मैं यह भी कहना चाहूंगा, मेरी बात गलत हो चिट्ठी लिख देंगे, मैं जवाब दूंगा। कहते हैं झूठ बोलकर राजनीति करना चाहते हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? बहनों भाइयों, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता किसी ने दी है आजाद भारत में, तो हमारी सरकार ने दिया है और किसी दूसरे ने नहीं दिया। और जिनको सवर्ण कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, उनको भी 10% का आरक्षण यदि किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। झूठ बोलकर ये राजनीति करते हैं। धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर बराबर इन्होंने देश को बांटा है। अब हम 3 तलाक को समाप्त कर देते हैं तो ये लोग कहते हैं देखिए ये मुसलमानों का धर्म का मामला है, ये भाजपा वाले उस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो मेरी बात भी सुन लीजिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी मां बहन बेटी वो हमारी भी मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, उसके साथ यदि कोई जुल्म होगा तो पूरी ताकत के साथ हम खड़े रहेंगे, सरकार बने या भाड़ में। सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं, देश बनाना है हमको, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहते हैं ये आएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में चुनाव हार जाने के बाद किसने इमरजेंसी लगाई थी? लोकतंत्र का गला किसने घोटा था? मैं चाहता हूं आप लोग बतलाइए मुझे किसने घोटा था। कांग्रेस ही उस समय। अब वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। धारा 356 के अंतर्गत कई बार राज्य सरकारों को, चुनी हुई राज्य सरकारों को इन लोगों ने भंग किया अपने राजनीतिक स्वार्थ में। 10 साल में कोई मां का लाल बतला दे कि मोदी जी ने एक भी चुनी हुई सरकार को भंग किया। झूठ बोलते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं भाषा जल्दी बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे वेदना है। क्या इतनी झूठ पर आधारित राजनीति हो जाएगी इस देश की? बहनों भाइयों, फैसला आप सबके हाथ में है, कहीं किसी को देखने की जरूरत नहीं। बीजेपी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बननी चाहिए, इसलिए घर में हमको नहीं बैठना है।
बाहर निकलकर हम लोग अधिक से अधिक मतदान, मैं तो कहूंगा 100% न कर सकते हो तो कम से कम 85-90% तक आप मतदान कर दीजिए। देश के प्रति मेरे बहनों भाइयों बहुत बड़ा सम्मान होगा। गरीबों का जहां तक सवाल है, यह बताइए किसी ने सोचा कभी गरीब परिवारों की माताओं बहनों की इज्जत और असमत होती है? प्रधानमंत्री उनके घर में शौचालय बनवा रहा है, उनके आंखों से भी आंसू नहीं निकलना चाहिए इसलिए एलपीजी गैस का सिलेंडर दे रहा है। किसान पसीना बहाता है, देश को धनवान बनाने में अपना योगदान करता है। कम से कम छोटी छोटी चीजें अपनी खरीद सके, 6,000 रुपया उसे मुहैया कराने का काम प्रधानमंत्री कर रहा है प्रतिवर्ष। क्या कांग्रेस के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है? बहनों भाइयों, इसमें भी हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। यहां तक कि सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाने वालों की हम लोगों ने चिंता की है। आप जाइए, अब पता नहीं यहां वो हो पाया है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे सभी जगह सारे देश भर में हो जाएगा। दिल्ली में बहनों भाइयों रेहड़ी पटरी जो लगाते हैं ना, मूंगफली चाट, अब वो ऐसा करते हैं कि सवेरे मोबाइल दबाते हैं, बैंक से उनके खाते में 10,000, 5,000, 15,000 आ जाता है। सामान लेकर दिन भर दुकान करते हैं और रात को जब जाने लगते हैं तो वह पैसा वापस कर देते हैं। डिजिटाइजेशन सारे विश्व में दुनिया कहती है कि बहुत प्रगतिशील हैं लोग, लेकिन दुनिया में जितना मोबाइल यानी डिजिटल लेन देन होता है उसका 46% लेन देन यदि होता है तो आपके भारत में होता है। लोगों की धारणा बनी हुई थी भारत कमजोर भारत है, अशिक्षित है, ऐसे है वैसे है। जो कहा है वह सब किया है। कहा था ना, आएंगे अयोध्या की धरती पर भद्र राम का मंदिर बनाएंगे, बन गया। और मेरी बात कहां तक मानेंगे आप मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को लगता है कि बहनों भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। मनुष्य के जीवन में आस्था, श्रद्धा और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा था हम लोगों ने सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, किसी की हम परवाह नहीं करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। कर दिया। और आज आपको मालूम है पीओके में आवाज उठने लगी है कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यह आवाज उठने लगी। 3 साल पहले आर्मी डे पर, सेना दिवस पर अपने देश के सेना के अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, पीओके को लेने के लिए हमको आक्रमण करने की जरूरत नहीं होगी, स्वयं पीओके के लोग चलकर भारत के साथ आएंगे बहनों भाइयों, और वही हो रहा है। हर सामान पूछिए आप, यहां आर्मी के लोग होंगे, नट बोल्ट भी ये लोग विदेशों से मंगवाते थे हमारे सेना के जवानों के लिए, बंदूक, रिवॉल्वर ये विदेशों से मंगवाते, तोप, बम, गोले की बातें छोड़िए। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज के कुछ ही दिन पहले 21,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट करके मैं आपके सामने बैठा। तो बम, गोले, बुलेट्स हम दुनिया के दूसरे देशों को मुहैया करा रहे हैं। और आप यह पता लगा लीजिए, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में कहीं नहीं आपको स्थान मिलेगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, अब यहां से छूटेगी कहां जाएगी, क्या करिश्मा करेगी, उसकी कल्पना कर सकते। और ब्रह्मोस मिसाइल भी हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों को दिया है।
इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो दुनिया के देश पर शासन करने के लिए नहीं बनना चाहते हैं, किसी देश पर कब्जा करने के लिए नहीं बनना चाहते। हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने जो हमको संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम यह मानते हैं। हम महाशक्ति यदि बनना चाहते हैं तो किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, भाईचारे का संदेश देने के लिए महाशक्ति बनना चाहते हैं। क्योंकि कमजोर ताकतवर की बात सब सुनते हैं, कमजोर की बात कोई नहीं सुनता। इसलिए हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। और हम लोगों का स्वभाव है, हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन आज मेरे बस्ती के बहनों भाइयों, पक्का विश्वास रख लेना, हम किसी को आंख दिखाते नहीं हैं, लेकिन यदि कोई आंख दिखाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भारत के अंदर। अब हमारे सेना के जवान अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हैं। उरी और पुलवामा का कांड हुआ, जाकर पाकिस्तान की धरती पर उसका जवाब देते हैं। ये राहुल जी, क्या हो गया राहुल गांधी को? कहते प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। हमारे देश के जवानों से प्रमाण मांगेंगे। हमारे देश के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाने की जरूरत करेंगे। सारी दुनिया मान रही है, इनकी समझ में नहीं आ रहा। बहन भाइयों, कभी आते हैं तो आप भी समझाइए। समझाइए का मतलब बातचीत करके समझाइए। तो चले चले नहीं, तो जिता देंगे पक्का ना? पक्का कहो तो हम लोग जिता देगा कि नहीं? सब लोग जितना खड़ा हुआ सब लोग ना, चलो भैया तो हाथ उठाओ, ये माता बहन सब लोग हाथ उठा के बतलावा, जिता देगा कि ना जीतेगा? वाह, बहुत अच्छा। तो लोगों ने समझत होगा कि दिल्ली उल्ली में रहना अपन भाषा भूल गए हुए हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं धरती से जुड़ा हुआ हूं, अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ हूं। यदि तोहन लोगन भोजपुरी बोलाला तो हम भोजपुरी बोलाला, भोजपुरी में हम अच्छी तरह बात कह सके। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक हमारी सारी बातें सुनी हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और कभी भी हमारे हरीश द्विवेदी को रिकॉर्ड मतों से जिता दीजिए, फाइनल है ना, तो फाइनल तक जिता दीजिए। तो मैं हरीश द्विवेदी को कहूंगा, कभी इस साल 1.5 साल में जब भी मौका मिले, एक बार मुझे फिर से इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बुला लेना, और दोबारा यदि इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हरीश द्विवेदी के जीतने के बाद आना चाहूंगा, तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि शीश झुकाकर यहां की जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।